हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, उसका टॉपिक देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस थे उनसे जो हमें एविडेंस मिलते थे, हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते थे, उनकी क्या लिमिटेशंस होती थी, यानी उनकी क्या खामियां होती थी। ठीक है, तो उनकी कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस बता रखी हैं, एनसीईआरटी में, वो सारी जानते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहली लिमिटेशन ये बता रखी है कि जो लेटर्स होते थे इंस्क्रिप्शंस में, जो कि लिखा हुआ होता था, वो कई बार फेंटली एनग्रेव्ड होते थे। एनग्रेव्ड यानी कि पत्थर वगैरह पे कुरत कर जो चीज़ें लिखी हुई हों उसके अंदर निशान वगैरह बना के, और फेंटली यानी कि बहुत ही अस्पष्ट रूप से, यानी कि जो चीज़ हमें ना समझ में आए। जैसे कि क्या अक्षर है, अब किसी ने क्या अक्षर को भाई मतलब लिखना तो ऐसे ही चाहता, लेकिन अब भाई क्या पता हजारों सालों से वो इंस्क्रिप्शन रखा हुआ है, उसमें मिट्टी वगैरह जम गई और क्या पता वो क्या का वह बन गया हो। तो इसकी वजह से जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनमें कई बार जो लेटर थे वो कई बार समझ नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत ऊपर से बनाए हुए थे, बहुत ऊपर से ढंग से वो लिखे हुए भी नहीं थे, और उसके ऊपर से भाई कई सालों से वो रखे हुए रह गए, इस वजह से उनके जो अक्षर थे वो मिट भी गए थोड़े बहुत। तो इससे जो रिकंस्ट्रक्शन होती है ये पता करना कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें कई बार दिक्कतें आती थी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम ये बता रखी है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनमें बहुत सारे डैमेज लेटर भी होते थे। डैमेज्ड लेटर जैसे कि ये मैंने भी बताया कि कै का वह बन गया तो डैमेज हो गया लेटर, या फिर कुछ लेटर मिसिंग होते थे। कैसे मिसिंग होते थे भाई, मान लो ये मैंने लिखा हुआ है कै खे गे, और ये मेरा एक इंस्क्रिप्शन है, एक पत्थर का है, उस पर लिखा हुआ है। अब मान लो बहुत साल हो गए और ये जो पत्थर का ये वाला हिस्सा था, गे वाला हिस्सा, ये मान लो टूट गया और फिर कहीं बह गया, तो अब हमें सिर्फ कै और खे वाला हिस्सा दिखेगा, जिससे हम पूरा पता नहीं कर पाएंगे कि क्या हिस्टोरिकल एविडेंस था। ठीक है, तो एक इंस्क्रिप्शन की ये दिक्कत आ गई। उसके बाद थर्ड बता रखा है कि जो इंस्क्रिप्शन होते थे तो इन इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिखी होती थी, बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते थे। तो अब इन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता करना भी बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट मीनिंग कैसे कि भाई मान लो कोई जगह है, मान लो ये मेरा गांव है ABC। अब इस गांव में एक बंदा रहता है जिसका नाम है रामू। अब मान लो इंस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो रामू जैसा था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वो रामू जैसा था कि भाई रामू बहुत ही मेहनती व्यक्ति था गाँव का। तो भाई किसी गाँव के बंदे ने इंस्क्रिप्शन में लिख दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा था वो रामू जैसा था, लेकिन अब उन्होंने बताया नहीं कि रामू कौन है। अब जो आस पड़ोस के लोग थे वो तो सब जानते हैं कि रामू बहुत ही मेहनती बंदा है, तो वो राज्य की तारीफ करना चाह रहे हैं, लेकिन हिस्टोरियंस को नहीं पता कि भाई रामू कौन है, कहाँ रहता था, क्या था, उसकी क्या खासियत थी, क्या वो मेहनती था या फिर आलसी था। तो हिस्टोरियंस के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाएगी। ठीक है, तो एक ये उसका एक ड्रॉबैक हो गया इंस्क्रिप्शंस का, कि उनमें जो वर्ड यूज होते हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग पता करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो वर्ड कई बार कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के होते हैं या फिर एक स्पेसिफिक प्लेस के होते हैं। प्लेस का मैंने एग्जांपल बता दिया, ये रामू वाला। ठीक है, उसके बाद बता रखे कि बहुत हजारों की मात्रा में हमने इंस्क्रिप्शंस ढूंढ लिए हैं, उनमें सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो कि हमने डेसिफर करे हैं। यानी कि मान लो अगर 1000 हैं तो उनमें से सिर्फ 100 ही हैं जो कि हम समझ पाए हैं, बाकी के 900 हम समझ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं समझ पाए भाई, कोई लैंग्वेज बैरियर होगा, जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसकी स्क्रिप्ट आज तक किसी को समझ नहीं आई, तो उधर जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो तो सीधे डस्टबिन में गए हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आए। ठीक है, उधर की जो लैंग्वेज थी वो समझ नहीं आई, तो वो इंस्क्रिप्शंस भी समझ में नहीं आए। और फिर उसके बाद बता रखे कि भी जो हजारों भी मिले हैं ना, अब ये नहीं है कि 100% मिल गए हमें, कि पुराने जमाने वाले लोगों ने 1001 लिखे थे तो हमें 1001 मिल गए, ऐसा नहीं है। पुराने जमाने वाले लोग थे, उन्होंने भाई लाखों की संख्या में लिखे होंगे, बहुत सारे भाई समय की मार को सहन नहीं कर पाए होंगे और बेचारे खत्म हो गए होंगे, मिट्टी में मिल गए होंगे, और बहुत सारे बच गए होंगे और वो हमें मिले हैं, यानी कि लाखों की संख्या में से हजारों मिले हैं। ठीक है, तो एक और ये इंस्क्रिप्शंस का बैक पॉइंट आ जाता है कि भाई हमें सारे इंस्क्रिप्शंस भी नहीं मिले हैं, बहुत कम मात्रा में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो मिले हैं उन्हें हम समझ नहीं पाए हैं, उन्हें हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। उसके बाद एक अगला पॉइंट दे रखा है, अगली लिमिटेशन दे रखी है। अगली लिमिटेशन ये है कि जो भी चीज़ों को हम पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट समझते हैं कि उस जमाने में ये सब चीज़ें रही होंगी, ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में रही होंगी, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में रही होंगी, इन सब चीज़ों को ऐसा हो सकता है कि इंस्क्रिप्शन में लिखा ही ना गया हो,
इंस्क्रिप्शन में लिखा ही ना गया हो। जैसे कि उस जमाने में भी लोग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन उस जमाने में लोग एग्रीकल्चर किस तरीके से करते थे, कौन कौन सी फसल उगाते थे, कौन कौन सी फसल या फिर क्रॉप उगाते थे, इन सब के बारे में हमें नहीं पता भाई। वो मैन्योर या फिर खाद के रूप में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ये सब भी हमें नहीं पता। फिर उसके बाद जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो तो हमने पता कर ली कैसे न कैसे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस या फिर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को समझ के। फिर भी उनकी एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी थी वो हमें नहीं पता। फिर उनकी जो आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी थी, वो घर कैसे बनाते थे, ये सब चीज़ें में हमें इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पता। इनके पीछे का कारण ये है कि ये जितनी भी चीज़ें थी कि जो एग्रीकल्चर थे भाई, फसल वगैरह कौन सी उगाते हैं, मैन्योर क्या है और उनके टूल्स क्या हैं, इक्विपमेंट्स क्या है, आर्किटेक्चरल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब बेसिक मानी जाती होगी उस ज़माने में। ये सब चीज़ें बेसिक मानी जाती होंगी उस ज़माने में। तो उस ज़माने में लोग सोचे कि इंस्क्रिप्शन में कोई ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि भाई जो बियॉन्ड द लाइफ है, लार्जर देन लाइफ, या फिर कुछ जो कि हमें नहीं पता, कोई बड़ी चीज़ लिखते हैं। तो उस ज़माने में मोस्टली इंस्क्रिप्शंस में बड़ी चीज़ें लिखी जाती थी। किसी ने 1 लाख रुपए राजा को दान दे दिए, इसने गाँव को दान दे दिए, इसने एक पूरा गाँव दान दे दिया। तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी लार्जर देन लाइफ, वो लिखी जाती थी इंस्क्रिप्शन में, रेदर देन ये जो बेसिक डे टू डे लाइफ है इसे। लेकिन ये जो बेसिक डे टू डे लाइफ है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इस चीज़ का कोई मायने नहीं रहता कि भाई उस बंदे ने 1 लाख रुपए दान दिए थे, उसने 2 लाख रुपए दान दिए थे, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए था ये कि एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ क्या थी, टेक्नोलॉजीज़ क्या थी, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी क्या थी, और ये सब चीज़ें उनमें लिखी नहीं हुई, क्योंकि उस ज़माने में लोग इन्हें बेसिक मानते थे। तो ये एक और भाई डिमेरिट निकल के आती है, लिमिटेशन निकल के आती है इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मतलब लिमिटेशन दे रखी है, उसमें बता रखा है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनके जो एविडेंसेस होते थे उनमें एक बायसनेस भी देखने को मिल सकती है। बायसनेस कैसे देखने को मिल सकती है? जैसे मान लो ए बंदा है, ए हमारा किंग है, और उसके नीचे कोई रामू बंदा काम करता है और रामू को लिखना आता है, ठीक है, रामू को लिखना आता है। अब रामू को जो ए किंग है हमारा वो कहेगा कि तो भाई मेरे बारे में एक इंस्क्रिप्शन लिख, और उस इंस्क्रिप्शन में बड़ी बड़ी फैक्ट देगी। जो ए किंग थे वो बड़े महान थे, बहुत ही महान थे, उनके जैसा पूरे एरिया में कोई नहीं था, उन्होंने बड़े बड़े हाथियों को हरा दिया था, हाथियों को भी फेंक के मारा था उन्होंने भाई, हजारों की संख्या में जो लोग थे उनको युद्ध में अकेले मार दिया था उन्होंने भाई, तलवार से लोग काट दिए थे, घोड़ा काट दिया था, हाथी काट दिया था बीच में, मतलब बहुत फेक नहीं है। तो भाई जो एक किंग था उसने रामू को कह दिया ये भाई बड़ी बड़ी फेंक दो मेरे बारे में, और रामू ने बड़ी बड़ी फेंक दी। तो अब ये जो बड़ी बड़ी फेंकी है ये हमें मिल गई फेंकी हुई कि भाई 350 किलो का ये कवच था, ये 350 किलो की तलवार थी, ये वो ये, और घोड़ा 50 फुट का घोड़ा था, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रखी है, वो 10 फुट का आदमी बना दिया। ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं इनको हम डायरेक्टली सच नहीं मान सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि भाई जो एक किंग है उसके आसपास के जो टाइम पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसके आसपास के जो टाइम पीरियड के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे मान लो एक किंग था 250 BCE का, तो उसके आसपास के टाइम पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे उनको पढ़ेंगे और फिर उनसे पता लगाएंगे कि भाई कि ये जो बात बोल रहा है सच है कि नहीं, कि मतलब ए किंग के साइड में कोई बी किंग रहता था, तो बी किंग तो ए किंग की सारी सच्चाई बता ही देगा, अपनी ना बताए लेकिन एक ही बता देगा। तो बी किंग के जितने भी एविडेंसेस है वो हम पढ़ेंगे, तो उसमें बताया होगा कि भाई ये इतना कुछ भी ठड्डा नहीं था, कि भाई इसका कवच सिर्फ 10 किलो का था, कहीं 350 किलो का नहीं था, इसने किसी हाथी को नहीं मारा, कि इसका जो घोड़ा था वो 6 फीट का था, कहीं 50 फीट का नहीं था, मतलब सारी सच्चाई बता देगा ये बी किंग। तो इस कंपैरिजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस कंपैरिजन के प्रोसेस को बोलते हैं जक्स्टापोज बोलते हैं। जक्स्टापोज क्या होता है? किसी भी दो चीजों को कंपेयर करना ताकि हम बेटर कंक्लूजन तक पहुंच सकें जो कि सच हो। तो अब एक किंग ने जितनी बड़ी बड़ी फेंकी थी उसको हम डायरेक्टली सच ना मान के किसी और किंग की इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे बातों को और फिर सच का पता करेंगे, ठीक है। तो एक इंस्क्रिप्शंस का ये भी डीमेरिट है कि भाई उनमें बायसनेस होती है, जो किंग लिखवाता है अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख जाता है तो उसे सच नहीं मानना होता डायरेक्टली। फिर उसके बाद कंक्लूजन दे रखा है, ये तो हमने सारे डीमेरिट्स वगैरह जान लिए। उसके बाद कंक्लूजन दे रखा है कि जो एपिग्राफी है यानी कि एपिग्राफिस्ट वगैरह, तो ये जितने भी लोग हैं जो कि इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं ये फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाती किस चीज़ की? पॉलिटिकल हिस्ट्री की और इकोनॉमिक हिस्ट्री की।
यानी कि पुराने ज़माने में पॉलिटिक्स कैसी थी कि राजा कितना ताकतवर था, राजा का क्या एरिया था, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाती, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में तो कोई भी राजा का जो दूत वगैरह है वो लिख देगा कि हमारे राजा ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, पर और क्या पता असलियत में सिर्फ हरियाणा पे कब्जा करके बैठा हो और पूरी दुनिया का लिखवा दिया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी डायरेक्टली हम एपिग्राफी पे फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री भी नहीं लिख सकते कि क्या पता वो लिखवा दे कि हमारा जो राज्य था वो पूरी दुनिया में अमीर था, अरबों खरबों रुपए थे हमारे पास, और असलियत में भाई उनके लाले पड़ रहे हो खाने के। तो जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनकी सारी बातें सच नहीं मानते, इस वजह से वो अकेले फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते इंस्क्रिप्शन वगैरह। फिर उसके बाद जो हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में बताया गया कि हिस्टोरियंस के जो ग्रुप्स थे वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे कि भाई 19th सेंचुरी में जो हिस्टोरियंस थे वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, 20th सेंचुरी में किस में रखते थे, और 21st सेंचुरी जो कि फिलहाल चल रही है उसमें किस में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले बता रखा कि जो लेट 19th और अर्ली 20th के हिस्टोरियंस थे, लेट 19th क्या हो गया भाई तुम्हारी, लेट 19th हो गई भाई 1875 से लेके 1900। अर्ली 20th क्या हो गई भाई 1901 से लेके तुम 1915 या फिर 20 मान लो, तो ये अर्ली 20th। तो इस टाइम पीरियड के बीच के जो हिस्टोरियंस थे उनका इंटरेस्ट किस में था, उनका इंटरेस्ट मेजरली था किंग्स की हिस्ट्री में कि इस एरिया में इस टाइम पीरियड के आसपास कौन सा राजा राज करता था, कितने टाइम पीरियड के लिए राज करता था और उसने क्या क्या कराया। तो ये था किंग्स की हिस्ट्री में। उसके बाद आते हैं 20th सेंचुरी के हिस्टोरियंस। तो मिड 20th सेंचुरी कौन सा टाइम पीरियड हो गया भाई, 1950 के आसपास का टाइम पीरियड। तो मिड 20th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे उनका क्या मानना था, उनका जो इंटरेस्ट था मेजरली उनका इंटरेस्ट था इकोनॉमिक चेंजेस पे, जो इकोनॉमी है उसमें क्या चेंजेस हुए थे किस राजा के आने की वजह से। फिर उसके बाद उनका एक और ध्यान इस पे था सोशल ग्रुप्स पे, कि जो आज के टाइम पीरियड पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं कि भाई ब्राह्मण्स हैं, राजपूत्स हैं, जाट्स हैं, शूद्रज हैं। तो जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप्स ओरिजिनेट कैसे हुए, इनके बारे में जो हिस्ट्री है उनमें क्या क्या लिख रखा है। जो अलग अलग एम्पायर्स थे उनका इनसे क्या कनेक्शन था कि भाई इस एम्पायर में राजपूत ज़्यादा पावरफुल थे, इस एम्पायर में शूद्राज ज़्यादा पावरफुल थे, इसमें जाट्स ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये जितना भी सोशल ग्रुप से रिलेटेड है इनका ओरिजिन क्या था, ये इमर्ज कैसे हुए। तो ये सब जो चीज़ें थी ये सब मिड 20th सेंचुरी के हिस्टोरियंस के इंटरेस्ट की थी कि इकोनॉमिक चेंज कैसे हुई और सोशल ग्रुप्स कैसे आए। उसके बाद अब एक तीसरे टाइप के हिस्टोरियंस बता रखे हैं रीसेंट डेकेड्स वाले। तो रीसेंट डेकेड्स में तुम भाई 1990 या फिर 80 के आसपास के बाद के जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनको ले सकते हो, ठीक है। तो रीसेंट हिस्टोरियंस में बता रखा है कि जो हिस्टोरियंस हैं उनका फोकस किस में चला गया, उनका इंटरेस्ट किस में चला गया, वो चला गया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे कि मतलब जो दलित थे उनका मतलब शोषण है वो कितने सालों से चल रहा है, जो दलित है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कितने सालों से चल रहा है। क्या ये स्टार्टिंग से ही हिंदुइज्म में था या फिर भैया किसी और की वजह से आया, जैसे कुछ लोग ब्रिटिशर्स को कहते हैं क्या, या फिर ये ब्रिटिशर्स की वजह से आया है, या फिर ये भाई कुछ लोग मुगलों पे भी कह देते हैं कि मुगल लोग लेके आए। तो क्या ये मुगल लोग लेके आए थे, क्या ये हिंदुइज्म में स्टार्टिंग से था, या फिर ये अपने आप धीरे धीरे ओरिजिनेट हुआ। उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रीसेंट डेकेड्स के हिस्टोरियंस, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं रीसेंट टाइम के हिस्टोरियंस। तो आखिरी में एक लाइन दे रखी है कि पुराने ज़माने के जो हिस्टोरियंस थे, जो पुराने ज़माने के थे, जो कि लेट 1920th सेंचुरी के थे, तो इस ज़माने के हिस्टोरियंस का मेन फोकस था किंग हिस्ट्री। तो इस वजह से जितने भी जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे, उन इंस्क्रिप्शंस में जितनी भी बातें किंग से रिलेटेड थी वो उन्होंने पढ़ी और एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही किंग से रिलेटेड था। लेकिन फिर उसके बाद में जो लोग आए उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स पे पढ़ा, तो उन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस को इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स के हिसाब से पढ़ा। लेकिन उसके बाद आए रिसेंट डेवलपमेंट वाले हिस्टोरियंस जिनका ध्यान है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पे, तो वो सारे इंस्क्रिप्शंस को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के नज़रिए से पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी वापस से स्टडी होगी, फ्रेश स्टडी होगी, क्योंकि हर टाइम पीरियड के बाद लोगों के इंटरेस्ट बदलते हैं, हिस्टोरियंस के इंटरेस्ट बदले हैं और वो इंस्क्रिप्शंस को वापस से पढ़ना चाहते हैं ताकि वो अलग नज़रिए से देख सके उन सब चीज़ों को, ठीक है। और इससे कई नई स्ट्रेटजीज भी निकल के आएंगी एनालिसिस की। तो यही बता रखे इस टॉपिक के एंड में। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना मैं बता सकता था, जितना NCERT में था वो मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।